Hello everyone, this is Marishpal. Welcomes you in one more session. In this video, we will discuss about the cell division. सेल डिवीज़न बेसिकली क्या है? सेल डिवीज़न का आज नॉर्मली हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे. सेल डिवीज़न अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट है और एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ें हो पाना आई डोंट थिंक ना तो वो समझ में आ पाएगा, वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा. इसलिए मैंने इसको क्या है सेशंस में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे सेल डिवीज़न का इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोग कौन कौन सी चीज़ें इसमें देखेंगे, ज़रा इस पॉइंट को समझें. जैसे सबसे पहले सेल डिवीज़न जो रहा, तो सेल डिवीज़न जैसे कि मैं हर बार करता हूँ कि किसी भी वर्ड को क्या करो, तोड़ लो. सेल डिवीज़न, इसमें भी दो चीज़ें निकल करके आई. इट मीन्स क्या होगा कि सेल डिवाइड करेगा. सेल डिवाइड करेगा, ये वाली बात सबसे पहली जो निकल करके आई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे प्रिमिटिव सेशन में सभी ने, कि सेल थ्योरी थी, चीज़ों को कहाँ से जोड़ना है. जैसे सेल थ्योरी थी और सेल थ्योरी में कई सारे पॉइंट्स आए थे, साइंटिस्ट आए थे, मैथ्यू शेल्डिन, थियोडोर श्वान, अलग अलग तरीके के पॉइंट्स दिए थे साइंटिस्ट ने. एंड फर्दर उसके बाद में एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि हाउ द न्यू सेल्स अराइज या हाउ द न्यू सेल्स फॉर्म, नया सेल कैसे बनेगा. तो इसके बाद में एक साइंटिस्ट निकल करके आए, रडोल्फ वल्चू, जिन्होंने बताया था कि ऑलवेज न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ओमनिस सेलुला सेलुला. उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इस स्टेटमेंट को रखा. और फर्दर तभी से क्या है ये कि सेल डिवाइड करता है, हमेशा पुराने सेल से नया सेल बनेगा और सेल डिवीज़न होगा, ये वाली चीज़ चलन में आई थी. देन अब जो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न ऐसा ही नहीं है कि कोई भी चीज़ हुआ एंड देन शुरू हुआ ख़त्म हो गया. हर चीज़ के लिए क्या होता है, पहले बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं. सिमिलरली सेल डिवीज़न जो है, सेल डिवीज़न एक बड़ा ही लेंदी प्रोसेस है, राइट. सेल डिवीज़न में कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं. सेल डिवीज़न आप इसी तरीके से समझ लीजिए जैसे कि कोई अगर फंक्शन परफॉर्म कराना है हमारे घर में, अगर किसी भी तरीके का फंक्शन होगा तो फंक्शन जो होगा दैट इज़ द मेन इवेंट, और मेन इवेंट से पहले की सारी प्रिपरेशंस हैं. प्रिपरेशंस बहुत ज़रूरी हैं. अगर प्रिपरेशंस नहीं होंगी तो क्या होगा, फंक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा. इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका एग्जाम हो गया, राइट. एग्जाम इज़ द मेन इवेंट. जो एग्ज़ाम रहा, एग्ज़ाम तो मेन इवेंट हो गया, और इससे पहले की जो प्रिपरेशंस रही, ये प्रिपरेशंस ही सारी की चीज़ों को डिसाइड करेंगी कि क्या क्या होना है. मोरओवर सेल डिवीज़न में भी इसी तरीके की चीज़ें हैं. मेरा समझाने का मतलब ये है कि सेल डिवीज़न में मेन इवेंट तो होता है डिवीज़न वाला, और बाकी की चीज़ें रहती हैं इसमें प्रिपरेशन, राइट. देखिए, सेल डिवीज़न अपने आप में ही बड़ा ही क्रूशियल और बड़ा ही एसेंशियल इवेंट होता है. और सेल चाहे किसी भी तरीके का हो, ईदर वी हैव प्रोकैरियोटिक सेल और वी हैव यूकैरियोटिक सेल. सेल आपके पास में किसी भी तरीके का हो, सेल में डिवीज़न तो होना है, क्योंकि डिवीज़न नहीं होगा तो नया सेल नहीं बनेगा, है ना. हम ये कह सकते हैं कि दिस डिवीज़न इज एक्चुअली द फैक्टर विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस. डिवीज़न नहीं होगा तो सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट पहले आ गया था कि नया सेल पुराने सेल से ही बनेगा. वो डिवीज़न के अलग अलग तरीके के मेथड हैं, है ना. अगर मैं इतनी सारी चीज़ों को समराइज वे में बताऊं तो कौन कौन से हो सकते हैं, वो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. कोशिश की जाएगी सारी चीज़ों को कवर किया जाए. एक वीडियो में नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर चीज़ें होती हैं तो बेहतर है, नहीं होती हैं तो आपको ये वाले पॉइंट्स हैं जो कि सारे के सारे पता होना चाहिए अगर आपको सेल डिवीज़न वाले कंसेप्ट समझने हैं तो. सबसे पहली चीज़ आती है इसमें इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. मोरओवर मैं इन चीज़ों को आगे भी डिस्कस करूँगा. इंट्रोडक्शन में यही रहा कि सेल जो है जनरल वे में किस तरीके से डिवीज़न करेगा, क्या क्या मेन इवेंट्स होते हैं और कौन कौन सी तैयारियाँ होती हैं जो उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में काम करती हैं. दूसरी चीज़ निकल करके आती है सेल साइकिल. सेल साइकिल मतलब क्या हो, देखो साइकिल इज नॉट ऑलवेज सर्कुलर, है ना. इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिए कि जैसे कि साइकिल वर्ड जो हमने बोला है, साइकिल वर्ड हमने इसीलिए बोला था कि एक पीरियोडिक चेंज हो सके, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में एक वही इवेंट फिर से रिपीट किया जा सके. जैसे इमेजिन करो मैंने इस पॉइंट ए से चलना शुरू किया, अब पूरे पाथ को चलते हुए मैं वापस से उसी पॉइंट ए पर आ गया, देन दिस इज साइक्लिक, है ना. कुछ भी एक ऐसा इवेंट जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हुआ है एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो फिर से उसी पॉइंट को रिपीट करे, देन वी कैन टर्म इट एज साइकिल. और यहाँ पर वो चीज़ किस में आती है, सेल साइकिल. मतलब जो इवेंट्स होते हैं सेल के अंदर में, दैट इवेंट्स रिपीट एट सर्टेन या एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो इवेंट्स सारे के सारे रिपीट किए जाते हैं.
फर्दर सेल साइकिल में जो मेन पॉइंट्स हैं जरा समझें, मेन पॉइंट्स इसमें रहता है जैसे कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दो इंपॉर्टेंट फेज कह सकते हैं आप। जैसे सबसे पहला जो रहा दैट इज द इंटरफेस, इंटरफेस होता है राइट पहला, और दूसरा फेज जो निकल करके आता है वो होता है डिवीजन फेज और माइटोटिक फेज। पहला फेज इंटरफेस, दूसरा होता है डिवीजन फेज। आप चीज़ों को कुछ इस तरीके से समझें जैसे कि मैंने ये किया है ना, मैं इसको समझाता हूँ ज़रा थोड़ा सा, इसको पॉइंट्स को ऐसे करके समझें। जैसे ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस हो गया है ना, हर एक पॉइंट को क्या है एक पर्टिकुलर टाइम बाद में रिपीट किया जाएगा। तो इस पूरी सेल साइकिल को आपने दो फेजेस में डिवाइड किया है ना। दो फेसेस कौन कौन से हो गए यहाँ पर, दो फेसेस कुछ इस तरीके से रहे। एक तो ये ऊपर वाला फेस पूरा और एक ही नीचे वाला फेस है ना। इस पॉइंट से मैं इसको दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूं ताकि दिक्कत ना हो, ऐसे में। तो ये जो वॉयलेट वाला मैंने बनाया है, दिस कंप्लीट फेस इज इंटरफेस। इंटरफेस कहते हैं या इसी को कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेस, नॉन डिवाइडिंग फेस। और जो दूसरा है जिसको कि मैंने इस ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज एम फेस। एम फेस या इसी को हमने बोला ये क्या है, डिवाइडिंग फेस है। जैसे मैं अगर ह्यूमन सेल के बारे में बात करूं है ना, स्पेलिंग देख लें, डिवाइडिंग फेस है। अगर मैं ह्यूमन सेल के बारे में बात करूं तो ह्यूमन सेल कंप्लीट जो सेल साइकिल कंप्लीट होती है, एक सेल की जो कंप्लीट साइकिल है दैट विल कंप्लीट इन द 24 आवर्स। 24 आवर में कोई भी एक ह्यूमन सेल क्या करता है, डिवीजन करता है जनरल वे में। और उस 24 आवर्स का डिवीजन किस तरीके से होता है कि इसमें से 23 आवर्स तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जाते हैं, सिर्फ इंटरफेस के लिए जाएंगे, और बाकी का 1 घंटे में क्या होता है, मेन डिवीजन इवेंट। मेन डिवीजन इवेंट ये वैसी ही चीज है जैसे कि अगर आपको 10 घंटे दिए जाएं किसी पेड़ को काटने के लिए तो 9 घंटे आप लगा दें सिर्फ और सिर्फ अपने कुल्हाड़ी को शार्प करने में, मतलब तैयारी करने में, और बाकी के 1 घंटे का मेन इवेंट का काम रहेगा क्या, कटिंग है ना। एग्जाम्पल था, ऐसा नहीं है पेड़ काटना है राइट। फर्दर तो ग्रोथ फेज, इंटरफेस और दूसरा हो गया एम फेज है ना। ग्रोथ फेज जो होता है इट इज डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस है ना। ये जो इंटरफेस है ये इंटरफेस कुछ स्टेजेस में डिवाइड होता है जिनको बोला गया G1, S और G2, सबके बारे में पढ़ेंगे। और उसी के बाद में जो एम फेज होता है, एम फेज भी डिवाइड होता है सब स्टेजेस में। वो चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, वो चीज़ हो जाती है जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज राइट। इसको शॉर्ट में हम पीमेट भी कह देते हैं, पीमेट, हर एक लेटर एक स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। फिर तीसरी चीज निकल करके आती है इसमें चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होते हैं सेल साइकिल में। चेक पॉइंट्स अगर नहीं होंगे तो सेल डिवीज़न को रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। कुछ तो ऐसा हो जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करे कि सेल डिवीज़न सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो काम यहाँ पर कौन करते हैं, चेक पॉइंट करते हैं। एंड लास्ट में चीज़ निकल करके आती है सेल डिवीज़न की, जो मेन इवेंट है। सेल डिवीज़न के यहाँ पर तुमको टाइप्स बताए हुए हैं, वन इज द एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। सारी की सारी चीज़ों को अपने लेवल पर ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि आपको पहले हाईलाइटेड पॉइंट्स में बता दिया, अब उन चीज़ों को क्या है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन, देखिए बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पर नहीं हो सकती हैं, ये चीज़ आप भी जानते हैं और मैं भी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जो मेन चीज़ें हों जो कि चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर सकें, कंसेप्ट को ईजी मायने में बता सकें, मैं उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। फर्दर आगे समझें, जैसे यहाँ पर पॉइंट हमने शुरू किया इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन बेसिकली किस चीज़ का, इंट्रोडक्शन हुआ सेल साइकिल का राइट। कोई भी सेल है, जो भी लिविंग कंपोनेंट है उसका एक फिक्स लाइफ टाइम है, एक फिक्स लाइफ टाइम। सिमिलरली सेल का होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है ना। स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल कंपोनेंट या स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ हम ये चीज़ कहते हैं। जैसे आरबीसी है, नॉर्मली आपने देखा कि आरबीसी है, आरबीसी की फिक्स लाइफ स्पेन हो गई कि दैट इज 120 डेज है ना। सिमिलरली डब्ल्यूबीसी हुआ ब्लड प्लेटलेट्स हुए, फर्दर और भी होते हैं, स्पर्म है, ओवम है, सबकी एक फिक्स लाइफ स्पेन होती है और उस लाइफ स्पेन के बाद में वो क्या होते हैं, खत्म होते हैं। खत्म होंगे, नए भी तो बनेंगे है ना। अल्टीमेटली चीज़ क्या निकल करके है कि कोई भी जो नया सेल बना है, कोई भी सेल अपने पूरी लाइफ में 3 स्टेजेस को शो करता है। 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं कि उसका ग्रोथ होती है ना। सबसे पहले, वैसे ग्रोथ नहीं है, सबसे पहला होता है जैसे नया सेल बना है, न्यू सेल के रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो नए सेल में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। जस्ट अ मिनट, इसमें एक चीज़ इसमें करेक्टेड है, मैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक ही चीज़ हो गई, उसको डिवीजन ना करके आप उसको मैच्योरेशन करें है ना, कि मैच्योर होगा और मैच्योर होने के बाद में फिर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। स्टेजेस ऊपर नीचे
अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि जैसे कोई भी नया सेल हुआ तो सेल की लाइफ में 3 फेसेस आते हैं, है ना। जैसे मान के चलता हूँ मैं कि सबसे नया सेल है, बिल्कुल लेटेस्ट नया सेल है, तो नए सेल की लाइफ में 3 फेसेस रहेंगे। 3 फेसेस कौन से रहेंगे भाई? सबसे पहले जब वो बना है तो छोटा होगा, जाहिर सी बात है पेरेंट सेल के कंपेयर में, तो सबसे पहले होगी उसकी ग्रोथ, है ना। ग्रोथ के बाद में उसकी होती है मैच्योरेशन, और मैच्योरेशन के बाद में जो होता है रहेगा उसका मल्टीप्लीकेशन या उसका डिवीजन, ठीक है। दीज आर द 3 फेसेस दैट हैज बीन सीन इन एवरी सेल्स लाइफ। हर सेल के साथ में इसी तरीके की चीजें होती हैं, है ना, कि ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद में मैच्योरेशन और डिवीजन। ये बातें मैं जनरल वे में बात कर रहा हूँ। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड भी नहीं करते हैं, है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट नहीं होना चाहिए इसमें किसी भी तरीके का। जैसे कि न्यूरॉन्स हो गए, न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड। न्यूरॉन्स या नर्व सेल जो होते हैं, नर्व सेल कभी डिवाइड नहीं करते हैं। सिमिलरली जो हार्ट के सेल्स होते हैं, कार्डियक सेल्स बोल दिया जाता है, कार्डियक सेल्स भी डिवाइड नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत मिलने पर, जरूरत होने पर कार्डियक सेल्स क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। लेकिन ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये मैं किसी एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फर्दर इस चीज को आगे और समझिए कि इसमें जो इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये तो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सेल डिवाइड क्यों करेगा, मीन्स व्हाट इज मे बी द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, ये चीज मैंने शुरुआत में बताया था। सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज मैंने शुरुआत में बताई थी कि अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो अपना एग्जिस्टेंस खो देगा। सेल को अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए डिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यहां लिखा हुआ है कि टू मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस एवरी सेल हैज टू डिवाइड। देखिए फिर से ये वही वाली बात है कि जो रडोल्फ वर्जू का पॉइंट था कि न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों में जो डिवीजन का पैटर्न होता है वो अलग होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। जो डिवीजन होता है, डिवीजन इज इक्विवेलेंट या सिनोनिमस टू द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने से भी डिवाइड होगा उनमें, और डिवीजन और रिप्रोडक्शन उनमें अलग पॉइंट नहीं है। हम ये पॉइंट समझ सकते हैं जनरली यूनिसेलुलर के रेस्पेक्ट में। मल्टीसेलुलर में ऐसा कुछ नहीं होता। मल्टीसेलुलर दे हैव द सेम मैकेनिज्म बट अलग तरीके से, बड़े स्टैंडर्ड तरीके से चीजें होती हैं इनमें, है ना। फर्दर इसी चीज को मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूँ इंट्रोडक्शन के बाद में। थोड़ा सा सेल साइकिल के बारे में समझिए कि सेल साइकिल क्या है और किस तरीके से चीजें इसमें ऑपरेटेड होती हैं। देखिए कि किसी भी सेल की जो लाइफ है वो लाइफ उसकी कहाँ से शुरू होती है कि जब उसका जन्म हुआ, है ना। जैसे ये एक सेल है, इसको मदर सेल बोला, मदर सेल। मदर सेल के बाद में जो भी डॉटर सेल्स बनेंगे, है ना। डॉटर सेल्स जाहिर सी बात है कि मदर सेल के कंपेयर में कैसे होंगे? छोटे होंगे। तो पहले डॉटर सेल क्या करेंगे? मदर सेल के जितना साइज गेन करेंगे, जितना मदर सेल का साइज था, एंड देन उसके बाद में ये डॉटर सेल्स भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और फर्दर डॉटर सेल्स बनाएंगे, ठीक है ना। ये चीज इस तरीके से होती है। यहाँ पर जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वो मैंने लिखा है कि बाय द एंड ऑफ टीलोफेज। अभी जो टीलोफेज वाली स्टेज है ये क्या है? ये चीज मैंने शुरुआत में बताई थी कि जो एम फेज होता है, एम फेज की फर्दर सब स्टेजेस होती हैं जिसको मैंने बताया था पी-मेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और टी मतलब यहाँ पर हो गया टीलोफेज। टीलोफेज के लास्ट में जाकर के 2 सेल डिवाइड हो जाते हैं। फर्दर ये थोड़ा सा अंदर का पॉइंट हो गया, लेकिन सेल साइकिल में ये चीज समझना बहुत जरूरी है। डॉटर सेल जो बनेगा, ये चीज मैं बता चुका हूँ, डॉटर सेल जो बनेगा वो पेरेंट सेल के कंपेयर में हमेशा कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। डीएनए कंटेंट जो होता है, डीएनए कंटेंट जो है न्यूक्लियस के अंदर में, देखिए क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट, दिस बोथ आर डिफरेंट थिंग, है ना। इस चीज को भी थोड़ा समझिए। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर 2n है क्रोमोसोम नंबर, तो 2n यहाँ पर भी 2n ही मेंटेन रहेगा। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का डिवीजन है ना, माइटोसिस है या मियोसिस है। लेकिन जो डीएनए कंटेंट होता है, डीएनए कंटेंट आधा हो गया, और उस चीज को डुप्लीकेट करने के लिए, 4 टाइम्स करने के लिए ही तो एस फेज आता है, सिंथेटिक फेज आता है, कि सिंथेटिक फेज में सारा का सारा कंटेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई होने लगेगा, ठीक है। इस चीज को आगे समझिए जरा कि सेल के अंदर में पीरियोडिक चेंजेस होते हैं, ग्रोथ के, मैच्योरेशन के, और नई नई चीजें बनती हैं जो जैसे मैंने बताया था कि दीज आर एक्चुअली प्रिपरेटरी फेजेस। इंटरफेज जो होता है, इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, तैयारी करेगा डिवीजन के लिए, ठीक है ना। और उस फेज के अंदर में क्या होता है कि नया साइटोप्लाज्म में नई नई चीजें बनती हैं, प्रोटीन बनेगा सेल के अंदर में, डीएनए कंटेंट जो होता है, डीएनए कंटेंट बढ़ जाता है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, वॉल्यूम बढ़ जाएगा सेल का। ये सारे के सारे चेंजेस इसमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में जब इतनी सारी तैयारियां हो जाती हैं और ये चीज अश्योर हो जाती है कि हाँ जी सेल को डिवाइड करने के लिए जिस जिस कंटेंट की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ सेल के पास में है,
तब होता है अगला डिवीजन, तब अगला डिवीजन होगा। गॉट इट। अब इसके बाद में समझिए जरा कि ओवरऑल सेल साइकिल में जो पॉइंट मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताए थे वो चीज यहाँ पर मैंने लिखी भी है कि ओवरऑल सेल साइकिल में दो फेसेस रहे, वन इज द इंटरफेस और आई फेज बोला गया इसको, ये रहा, और दूसरा जो होता है दूसरा होता है एम फेज। आई फेज की सब स्टेजेस G1 S G2 और एम फेज की सब स्टेजेस Pmat, है ना। यहां से अपना पॉइंट क्या रखें, बिल्कुल क्लियर। फर्दर आगे इन पॉइंट्स को थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा इसमें डीप में चलते हैं। एक मिनट, अब समझते हैं थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तक मैंने इतनी सारी चीजें बताई कि इंटरफेस इज एक्चुअली नोन एज द प्रिपरेटरी फेज, है ना। इसमें क्या करता है, इसमें तैयारियां होती हैं। तैयारियां किस चीज की, मेन इवेंट के लिए। मेन इवेंट क्या हो गया, जैसे कि डिवीजन। सेल साइकिल में मेन इवेंट जो है, मेन इवेंट इज द डिवीजन, और उस डिवीजन के लिए जो तैयारियां की जाती हैं वो सारी की सारी तैयारियां किसमें की जाएंगी, इंटरफेस वाली स्टेज में की जाती हैं। आगे समझे इसमें इंटरफेस को आप बताएंगे कैसे, किसी को आप क्या कहें, या तो आप उसको प्रिपरेटरी फेस बोले, प्रिपरेटरी फेस, या इसके साथ साथ में आप क्या कह सकते हैं कि दो डिविजन्स के बीच की जो स्टेज आती है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता है, उस स्टेज को इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, इसमें सेल क्या करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन डिवीजन के लिए सारी तैयारियां करेगा। कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर कैसे कैसे असेंबल होनी है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होनी है, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जाती हैं इस स्टेज में। फर्दर इसमें देखिए, इसमें लिखा भी है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डिवीजन, है ना, बाय सिंथेसाइजिंग एंड स्टोरिंग ऑल कंटेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डिवीजन। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इंटरफेस का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द योर वो एम फेस, है ना। एम फेस के कंपेयर में इंटरफेस जो रहा है, इंटरफेस रहा जैसे मैंने ह्यूमन सेल के बारे में बताया कि 23 आवर्स का, और 1 घंटे का आपका क्या रहा, मेन इवेंट डिवीजन एम फेस। ठीक, फर्दर इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोला गया। इसकी सब स्टेजेस देखिए, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि G1 होती है, S होती है और G2 होती है। अच्छा, इसी में एक मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है G0 और क्वोशिएंट स्टेज, है ना। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। G0 और क्वोशिएंट स्टेज क्या होता है, एक्चुअल में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड नहीं करना होता है, दे डू नॉट गेट स्टिमुलस टू डिवाइड, तो वो बनने के बाद में उनको डिवाइड नहीं करना है, और जिनको डिवाइड नहीं करना है दे एंटर इनटू द क्वोशिएंट स्टेज। वो क्या है, वो G0 स्टेज में एंटर कर जाते हैं। जैसे कि हार्ट के सेल्स हैं, कार्डियक सेल्स का यही काम है। कार्डियक सेल्स इसी तरीके से काम करते हैं कि जो हार्ट के सेल्स हैं, हार्ट के सेल्स क्वोशिएंट स्टेज में अपने आप को मेंटेन रखते हैं, वहीं पर अपने आप को कैप्ट रखते हैं। कब तक, कि जब तक उनको स्टिमुलस ना मिले दोबारा डिवाइड करने के लिए। व्हेनेवर दे गेट स्टिमुलस फॉर डिवीजन दे स्टार्ट डिवाइडिंग, है ना। क्वोशिएंट स्टेज से वो जंप कर जाएंगे किसमें, G1 में। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिक वे में और समझाता हूं, पॉइंट्स उससे क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक मैंने डायग्राम भी रखा है। डायग्राम में साथ के साथ में क्या है, सारी की सारी स्टेजेस दिखाई हुई हैं और टाइम पीरियड दिखाया हुआ है कि किस स्टेज का कितना टाइम पीरियड हो सकता है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। देखिए शुरुआत कीजिए यहां से। देखिए पहले इसको आपको रीड कैसे करना है। सबसे पहले ये देखिए कि दिस वन इज द इंटरफेस, ये जो रही पूरी इंटरफेस है ना। और ऊपर वाली जो रही ये आपकी पूरी की पूरी सेल डिवीजन या एम फेस हो गया, है ना। एम फेस और इंटरफेस। फर्दर इंटरफेस की भी स्टेजेस हो गई, सब स्टेजेस। इंटरफेस जो रहा आपका, इंटरफेस की सब स्टेजेस हो गई। सब स्टेजेस कौन कौन सी हो गई इसमें, कि भैया G1 है, S है और G2 है ना। और G1 के पहले ही आ जाती है एक G0 जो कि यहाँ पर मेंशन की हुई है। देखिए ये G1 हो गया। G1 में क्या लिखा हुआ है, रैपिड ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिकली एक्टिविटीज सेंट्रियोल रेप्लिकेशन। ये मेन इवेंट्स हैं जो कि G1 में होते हैं। टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 5 to 10 आवर्स का। फर्दर उसके बाद में अगला जो आता है एस फेज और सिंथेटिक फेज। द रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज, है ना। यहाँ लिखा हुआ है क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन है, डीएनए सिंथेसिस है। तीसरी स्टेज आती है इसमें G2 या ग्रोथ 2, और इसमें क्या होता है सेल अपने आप को फाइनली प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, एंड इट्स टाइम पीरियड इज ऑफ 3 to 6 आवर्स। व्हाट इट, दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेस। अच्छा, इसी में यहाँ बीच में ये वाली जो स्टेज आपको दिख रही है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, दिस इज G0, ये है G0। सेल अगर कभी भी G1 स्टेज में एंटर कर गया, इट मीन सेल इज रेडी टू डिवाइड। अगर वो G1 में एंटर ही नहीं किया है, इसका मतलब डिवीजन नहीं होगा। तो ये बेसिकली क्या रहा कि इसमें हमने ये देखा कि G0, G1, S, G2 एंड दीज ऑल आर द स्टेजेस ऑफ द इंटरफेस, है ना। फिर बात करते हैं एम फेस के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपके एम फेस होती है, एम फेस के अंदर में स्टेजेस कौन कौन सी रहती हैं, Pmat, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। वो सारी की सारी स्टेजेस आपको यहाँ पर दिखाई हुई है। पहली प्रोफेस, दूसरी मेटाफेस, तीसरी एनाफेस और चौथी टीलोफेस, है ना। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, दैट इज द साइटोकाइनेसिस। अभी मैं साइटोकाइनेसिस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों इसको
अपने लेवल पर पहले तैयार कीजिए कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ना, छोटी मोटी चीज़ें हैं, पर कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में ये देखा कि एम फेज का जो टाइम पीरियड है इट इज़ लेस देन 1 आवर, है ना। ह्यूमंस के रेस्पेक्ट में बात है ये वाली बेसिकली, है ना। क्योंकि अगर आप इकोलाई में देखें, इकोलाई जो कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर में 20 मिनट्स में डिवीजन हो जाता है ना। तो वहाँ पर तो आवर्स की बात ही नहीं हो सकती है। ये जो आपको पूरा की पूरा चार्ट दे रखा है, ये सारी की सारी साइकिल दे रखी है ह्यूमन सेल डिवीजन के रेस्पेक्ट में। व्हाट इट फर्दर, इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे और समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स जो कि अभी तक होने चाहिए थे वो चीज़ें मैंने आपको बताई, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी सारी चीज़ें आपको बता देगा, है ना। अभी मेरे इस पास में जो चीज़ें मुझे याद आ पा रही हैं या जिस तरीके से मैं इनको बता सकता हूँ इतने शॉर्ट टाइम में, वो चीज़ मैंने आपको बताई है। चीज़ें सिर्फ इतनी नहीं होती हैं, चीज़ें और भी हैं, है ना। कोई लिमिट नहीं है सीखने के लिए, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये वीडियोस आपको उस तरीके से हेल्प कर सकती हैं कि आप इन कंसेप्ट्स को इजी मायने में समझ सकते हैं, या आपके लिए एक बेस का काम कर सकती हैं जिस पर आप अपनी नॉलेज की पूरी बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, है ना। आगे समझिए जरा। अब मैंने बताया इसमें सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन क्या है, नॉर्मली हमने ये देखा कि सेल डिवीजन के अंदर में स्टेजेस होती हैं। अब सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करने के तरीके अलग अलग हैं। सेल डिवीजन के ब्रॉडली होते हैं 3 तरीके। 3 तरीके कौन कौन से? एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड द मियोसिस। एमाइटोसिस जो होता है, एमाइटोसिस यूजुअली सीन इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ये चीज देखने के लिए मिलती है जिसमें एक सेल है, राइट। धीरे धीरे करके ये सेल क्या होगा, इसमें फरोज डेवलप होंगे और ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। हो गया डिवीजन। अब आप इसको डिवीजन कह दें या आप इसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कह दें, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। इसलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या द लोअर वंस, है ना। यहाँ पर एक डायग्रामेटिक वे में भी आपको चीजें बताई हुई है कि ये एक आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दे दिया, है ना, जिसके अंदर में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। फर्दर ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसको अगर ना कहा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी मेंशन है और न्यूक्लियोलस भी मेंशन है, लेकिन आप इसको कोई लोअर कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। अभी देखिए इसके बाद में क्या हुआ इसके अंदर में कि इसका जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस वाले पोर्शन में भी इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हुए, है ना, जो कि फर्दर क्या कहा जाएगा, कैरियोकाइनेसिस हो गया। एंड कॉन्स्ट्रिक्शन इसके साइटोप्लाज्म में भी रहे। धीरे धीरे ये अंदर का कंटेंट अलग हुआ और बाहर से 2 डॉटर सेल्स तैयार हो गए। दिस इज ऑल अबाउट एमाइटोसिस, है ना। मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ डिवीजन है एमाइटोसिस, और एमाइटोसिस इस तरीके से हुआ जिसमें एक सेल से फर्दर 2 डॉटर सेल्स तैयार हो गए। आगे के सेशन में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि माइटोसिस और मियोसिस, इनके मेन इवेंट्स क्या हैं और दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, है ना। अभी तक के इंफॉर्मेटिव सेशन में इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा ऊपर लेता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, जिससे कि ना तो पढ़ने में मज़ा आएगा और ना ही आपको समझने में मज़ा आएगा, है ना। इसको शॉर्ट्स छोटे छोटे वीडियोस बना करके डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। होप यू एंजॉय द सेशन, होप यू लाइक द कंटेंट। इसी तरीके की चीज़ों को और जानने के लिए साथ में जुड़े रहें, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इस पर आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।